हेलो एवरीवन। देखिए हम लोग सीखेंगे लीडरशिप के बारे में। तो लीडरशिप जो है हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में, और इसमें हम लोग जो आज टॉपिक के बारे में समझेंगे वो है लीडरशिप। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो टीम है, अलग अलग टीम में जैसे लोग काम करते हैं, तो हर टीम को एक अच्छा जो है सो लीडरशिप मिलना बहुत ज़रूरी है। तभी वो टीम जो है सो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अनुसार खुद को अलाइन करके वर्क करे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो आसानी से अचीव किया जा सके। तो इसी में हम लोग समझेंगे कि लीडरशिप क्या है, ट्रेड्स क्या है लीडरशिप का, जो लीडरशिप है उसका क्या क्या ट्रेड्स है, और भी जो कंसर्न जो टॉपिक्स है जो इससे कोरिलेटेड है, इस सारे टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। तो देखिए समझते हैं हम लोग, लीडरशिप जो है वो क्या है, एक तरीके का एबिलिटी है। लीडरशिप क्या है, एक तरीके का एबिलिटी है टू इंस्पायर, गाइड एंड इन्फ्लुएंस अ ग्रुप, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ पीपुल। लोगों के समूह को एक जो है सो एक एबिलिटी है मनुष्य के अंदर, उसके तहत वो क्या कर सकता है, तो लोगों के समूह को इंस्पायर कर सकता है, उसके समूह को गाइड कर सकता है और इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है ना। लीडरशिप जो है वो क्या है, एबिलिटी है, ऐसा एबिलिटी जिसके तहत लोगों के समूह को क्या किया जा सकता है, तो इंस्पायर किया जा सकता है, उसको गाइड किया जा सकता है और इन्फ्लुएंस किया जा सकता है अ ग्रुप ऑफ पीपुल टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल। एक कॉमन गोल के लिए लोगों के समूह को क्या किया जा सकता है, इंस्पायर किया जा सकता है, गाइड किया जा सकता है और इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। ऐसा जो एबिलिटी है उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीडरशिप। तो लीडरशिप क्या है, एक तरीके का एबिलिटी। कैसा एबिलिटी, जो कि लोगों के समूह को क्या कर सके, तो इंस्पायर कर सके, गाइड कर सके और इन्फ्लुएंस कर सके। क्यों इंस्पायर कर सके, गाइड कर सके या इन्फ्लुएंस कर सके, ताकि वो अचीव कर सके एक कॉमन गोल को, ठीक। इट इनकम्पासेस वेरियस क्वालिटीज, अलग अलग क्वालिटीज जो लीडर्स के अंदर होना चाहिए वो है आपको स्किल्स, बिहेवियर्स दैट मोटिवेट्स अदर टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट, बिल्ड ट्रस्ट एंड फॉस्टर कोलैबोरेशंस। ये सारा गुण लीडर्स के अंदर होना चाहिए, जिससे लोग जो है सो उनमें बिलीव कर सके, एक अच्छा जो है सो ट्रस्ट बिल्ड कर सके और उसके साथ मिल करके काम कर सके। तो लीडरशिप एक जो है सो एबिलिटी है किसी भी पीपुल का, जिस कारण से वो, जिसके तहत वो लोगों को इंस्पायर कर सकता है, गाइड कर सकता है और इन्फ्लुएंस कर सकता है ग्रुप ऑफ पीपुल को, कि वो एक कॉमन गोल को अचीव कर सके, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। जैसे मान लीजिए कोई एक टीम है, टीम का जो लीडर है उसका काम क्या है, कि जो टीम है, टीम का जो लीडर है उसका काम क्या है, तो लोगों को, जितने भी लोग इसके अंदर काम करते हैं उनको क्या कर सके, तो इंस्पायर कर सके, गाइड कर सके और क्या कर सके, तो इन्फ्लुएंस कर सके। काहे ये सारा काम करना है, कि वो अचीव करे एक कॉमन गोल को, ठीक। लीडर्स के अंदर जो गुण होना चाहिए, कॉमन जो स्किल्स होना चाहिए, वो है आपको कैसा स्किल, बिहेवियर्स दैट मोटिवेट्स अदर टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट। मतलब ऐसा बिहेवियर इसका होना चाहिए कि जितने भी टीम के मेंबर हैं वो अपने बेस्ट एफिशिएंसी पे काम करे टीम के लिए, ठीक। बिल्ड ट्रस्ट एंड फॉस्टर कोलैबोरेशन, एक ट्रस्ट का बिल्डिंग हो टीम के अंदर और लोग आपस में मिलकर के एक कॉमन गोल के लिए काम करें। लीडरशिप कैन मैनिफेस्ट इन डिफरेंट कंटेस्ट सच एज वर्क प्लेस, कम्युनिटीज और पर्सनल लाइफ। लीडरशिप बहुत जगह देखने को हम लोग को मिल सकता है, जैसे वर्क प्लेस पे जो अभी हम लोग बात कर रहे थे टीम की, या फिर कम्युनिटीज में, किसी भी कम्युनिटीज में किसी कोई कम्युनिटी का कोई रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, या फिर पर्सनल लाइफ में हम लोग लीडरशिप को देख सकते हैं। तो ये लीडरशिप्स के बारे में हम लोगों ने समझा कि लीडरशिप जो है वो एक तरीके का क्या है, एबिलिटी है, जिसके तहत जो है सो लोगों को इंस्पायर, गाइड और क्या किया जा सके, इन्फ्लुएंस किया जा सके ग्रुप ऑफ पीपुल को, कि वो एक कॉमन गोल को अचीव कर सके। लीडरशिप जो क्वालिटी है, जो भी आदमी लीडर्स होगा उसके अंदर जो है, जो टीम लीडर्स हो उसके अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए, कि वो एक टीम के अंदर जो है सो ट्रस्ट को पैदा करे, एक जो है सो लोगों में विश्वास पैदा करे, उसके बाद लोगों में कोलैबोरेशंस जो है सो का भाव लेकर के आए, और फिर जो है सो जिस कारण से वो अपने बेस्ट इफिशियंसी पे जो भी उसके टीम के मेंबर है वो काम करे।
तीसरा बात क्या है कि लीडरशिप जो है सो को हम लोग अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं, जैसे कम्युनिटीज के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं, वर्क प्लेस पे देख सकते हैं। जैसे कोई कम्युनिटी है, कोई समुदाय है, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है, तो वहाँ हम लोग लीडरशिप को देख सकते हैं। वर्क प्लेस पे देख सकते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट को जो लीड करता है, जो मैनेजर है, तो उसका क्या है, टीम लीडर है, तो उसको हम लोग देख सकते हैं। और पर्सनल जो दैनिक जीवन है उसमें हम लोग लीडरशिप को देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद फिर हम लोग समझते हैं कि क्या जो है सो की ट्रेट्स ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। इफेक्टिव लीडरशिप का क्या की ट्रेट्स है, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो ट्रेट्स है, जो लक्षण आप कह सकते हैं कि जो लीडरशिप क्वालिटी किसी भी जो है सो पर्सन में है, तो वो लीडरशिप क्वालिटी इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या क्या जो है सो क्वालिटीज होना चाहिए। तो लीडर्स के पास होना चाहिए विजन्स। लीडर्स आर्टिकुलेट क्लियर्स एंड कंपेलिंग गोल्स एंड अ रोड मैप टू अचीव देम। हर लीडर्स के पास जो है सो क्लियर विजन होना चाहिए कि एक जो है सो समझ लीजिए आप ड्रीम होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए। तो विजन क्लियर विजन होना चाहिए। विजन कैसा होना चाहिए, क्लियर विजन होना चाहिए, और उस विजन को वो गोल की तरह ले, और उस गोल को पहुंचने के लिए उसके पास एक क्लियर रोड मैप भी होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कोई भी अचीवमेंट है, वो लीडर्स को अगर प्राप्त करना है तो उसके पास विजन है कि हमको ये चीज़ चाहिए, या ये हम कोई जो है सो सर्कुलर लाना चाहते हैं, या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो ये एक विजन है। उस विजन तक पहुंचने के लिए उसके पास एक मतलब विजन ऐसा होना चाहिए, जो विजन जो है सो क्लियर होना चाहिए आपको विजन, ठीक है ना। और क्लियर विजन तक पहुंचने के लिए, उस गोल तक पहुंचने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, रोड मैप होना चाहिए, ठीक। तभी तो वो लीडर कहलाएगा कि विजन है उसके पास, और उस विजन तक पहुंचने के लिए उसके पास क्या है, रोड मैप भी है, ठीक। दूसरा जो पर्सनालिटी होना चाहिए लीडर्स के अंदर, वो है कम्युनिकेशन। स्ट्रांग लीडर्स लिसन एक्टिवली। ये सबसे बड़ी चीज है कि जो स्ट्रांग लीडर है वो चीजों को बहुत ही आराम से, आसानी से, एकदम धैर्य से सुनते हैं। तो स्ट्रांग लीडर्स लिसन एक्टिवली, कन्वे आइडियाज इफेक्टिवली, अपनी बातों को इफेक्टिवली जो है, अपने विचार को इफेक्टिवली जो है सो रखते हैं, और इनकरेज ओपन डायलॉग, और जो खुला जो चीजें हैं उसको स्वीकार करते हैं, ठीक है ना, और इनकरेज करते हैं कि लोग अपना अपना मंतव्य उस बात पे रखें। तो लीडर्स का जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रांग कम्युनिकेशन होता है। वो सबसे पहला जो गुण है कि वो अच्छे से बातों को सुनते हैं, फिर अपनी बातों को रखते हैं, और फिर दूसरे को इस पे अपना विचार रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि ठीक है, आप लोग भी अपना विचार इस पे रखिए। तो कम्युनिकेशन अच्छा होता है। पहला जो ट्रेट्स है वो है विजन, दूसरा जो ट्रेट्स है वो क्या है, कम्युनिकेशन। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो चीज है वो क्या है, एम्पैथी, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग एंड कंसीडरिंग द नीड्स, इमोशंस एंड पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स। लीडर्स के अंदर क्वालिटी होती है कि वो क्या कर सकता है, क्या करता है, तो समझता है, अंडरस्टैंडिंग, कंसीडरिंग द नीड्स, ठीक है ना, जरूरतों को समझना, ठीक है। उसके बाद उसको कंसीडर करना, उसके बाद इमोशंस या पर्सपेक्टिव जो दूसरे लोगों का है, जो मानना है, उसको समझना और कंसीडर करना, ये भी एक लीडर्स का क्वालिटी है। उसके बाद इंटीग्रेटिंग अपहोल्डिंग एथिकल प्रिंसिपल्स, हमेशा जो है एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, ऑनेस्टी को फॉलो करना, एंड कंसिस्टेंसी इन एक्शन एंड डिसीजन। उन्होंने जो कुछ भी निर्णय लिया है, जो भी स्टेप्स ले रहे हैं, उस स्टेप्स में वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखेंगे कि हाँ, ये चीज़ हमको लगातार निरंतर करना है। उसके बाद जो है सो जो इथिकल प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करेंगे, और जो ऑनेस्टी है उसको फॉलो करेंगे। तो जो भी टीम लीडर्स है, अगर मान लीजिए वो कोई काम करवा रहे हैं, तो लोगों से वो ऐसा नहीं है कि अच्छा चलो आज ये काम कर लेते हैं, दूसरे दिन फिर आए सुबह सुबह उठ करके फिर बोले नहीं आज ये वाला टास्क करेंगे। तो इससे क्या होगा कि उसका जो और ये गोल ओरिएंटेड जो काम है, जो स्टेप बाय जो है सो करके उसको अचीव करना है, वो उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इफेक्टिव लीडर्स का ये काम है कि वो इंटीग्रिटी पे विश्वास करते हैं, निरंतर कुछ काम करते रहना, और एक डायरेक्शन वाइज चैनलाइज वे में काम करना, ठीक। एडेप्टिबिलिटी, बीइंग ओपन टू चेंज एंड विलिंग टू लर्न एंड इवॉल्व विद सर्कमस्टांसेस। मतलब ऐसा एडेप्टिबिलिटी मतलब यह है कि लीडर्स का ये नहीं होता है कभी भी, जो भी हम लोग देखे होंगे कभी ऑर्गेनाइजेशंस में ही, कि अब लीडर्स जो है सो ऐसा नहीं कि हाँ जो हमने डिसीजन ले लिया तो ले लिया, ऐसा नहीं होता है।
लीडर्स के अंदर ये होता है कि ओपन टू चेंज, उसको ऐसा लगता है कि नहीं ये निर्णय सही नहीं है, तो उसमें वो अपना निर्णय को बदलने में थोड़ा भी ये नहीं होते हैं, हिचकिचाते नहीं है और फिर अपने निर्णय को चेंज भी करते हैं। तो बीइंग ओपन टू चेंज एंड विलिंग टू लर्न एंड इवॉल्व विथ सर्कमस्टांसेस। और उस मान लीजिए कि कोई निर्णय लिया, वो निर्णय कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, तो उस निर्णय को वो चेंज तो करेंगे ही, साथ ही उससे सीखेंगे भी कि इस तरीके का निर्णय हम आने वाले समय में भविष्य में नहीं लें। तो ये एडेप्टेबिलिटी मतलब बीइंग ओपन टू चेंज, हमेशा चेंज होने के लिए ओपन रहें और विलिंग टू लर्न, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें और एंड इवॉल्व विथ सर्कमस्टांसेस के अनुसार चले। तो ये 5 अभी ट्रेड्स के बारे में हम लोगों ने समझा। कौन कौन सा ट्रेड्स ध्यान रखेंगे? विजन, कम्युनिकेशंस, तीसरा जो ट्रेड्स है वो क्या है? एम्पैथी, इंटीग्रिटी और एडेप्टेबिलिटी। तो ये 5 जो है सो ट्रेड्स है, इस ट्रेड्स को हम लोग ध्यान रखेंगे। लीडरशिप का जो ट्रेड्स है वो है विजन, उसके बाद विजन के बाद क्या है? तो विजन के बाद है आपको कम्युनिकेशंस के बाद है एम्पैथी, इंटीग्रिटी और एडेप्टेबिलिटी। ठीक है, ये 5 ट्रेड्स है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो कुछ ट्रेड्स है उसको देखेंगे। जो 6th है वो क्या है? डिसिसिवनेस। ठीक है ना, मेकिंग टाइमली इन्फॉर्म एंड कन्फाइंड डिसीजन। ठीक है ना, सबसे पहला चीज ये है कि कोई भी काम को समय से, जो टारगेट है, जो डेडलाइन है, उस डेडलाइन तक किसी भी टास्क को कंप्लीट करना, किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, तो टाइम का आप ध्यान रखें। उसके बाद क्या है? इन्फॉर्म्ड, मतलब हर छोटा छोटा चीज़ जो है सो अपने टीम को भी कन्वे करना और हर छोटा छोटा जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, उसको जो उससे हायर अथॉरिटीज है उसको भी कन्वे करना, दोनों को कन्वे करना, मतलब नीचे टीम से जो भी है इंफॉर्मेशन लेना या कोई अपडेट है, कोई चेंजेस है उसको बताना और ऊपर जो हायर अथॉरिटीज है उसको भी इन्फॉर्म करते रहना। तो इन्फॉर्म्ड एंड कन्फाइंड डिसीजन, जो भी निर्णय ले एकदम कन्फाइंड क्लियर निर्णय ले, मतलब वो डिसीजन, आपका जो डिसीजन होगा वो आपके टीम के मेंबर को पता होना चाहिए कि ये डिसीजन लिया गया है। ठीक, तो ये है डिसिसिवनेस। उसके बाद 7th जो है वो है इंस्पिरेशन, मोटिवेटिंग एंड एम्पावरिंग अदर टू रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड कंट्रीब्यूट मीनिंगफुल्ली, मतलब अपने टीम को हमेशा मोटिवेट करके रखना कि आप जो है सो मोटिवेटेड रहें, आप अपने पावर को समझे और अपने जो है सो फुल पोटेंशियल्स पे कैसे उसका टीम का मेंबर काम करेगा उस पे उसको फोकस्ड होना चाहिए। ठीक, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आउटकम्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये बहुत अच्छा जो है सो गुण है जो हर लीडर के अंदर होना चाहिए। वो क्या है कि टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आउटकम्स, जो भी आउटकम्स होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसकी जिम्मेवारी लेना, और चाहे वो आउटकम्स पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो। अब ऐसा नहीं हो कि हाँ ठीक है पॉजिटिव आ रहा है तो हमारे कारण आ रहा है और निगेटिव आ रहा है तो जो है सो जो टीम मेंबर है उसके कारण आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो भी आउटकम्स है, चाहे वो पॉजिटिव आउटकम्स है या निगेटिव आउटकम्स हो, चाहे पॉजिटिव आउटकम्स हो या निगेटिव, हर तरीके के आउटकम्स का रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको लेना चाहिए। ठीक है ना, तो ये एक अच्छा लीडर्स का जो ट्रेड्स है वो होता है, जो क्वालिटीज है वो होता है कि आप पॉजिटिव या निगेटिव जो भी आउटकम्स है उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, और उसकी जिम्मेवारी लें। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप क्यों जरूरी है? ठीक है ना, एक बार बहुत पहले हम लोग पढ़ा रहे थे, तो जैसे मान लीजिए उदाहरण दे रहे थे कि एक नाव है, एक नाव को जो है सो इस कोई नदी है, इस नदी का एक छोर ए है एक छोर बी है और नाव को लेकर के चलना है। ठीक, अब 20 लोग बैठे हुए हैं नाव पे और जो है सो 20 लोग अलग अलग डायरेक्शन में अगर उसके पतवार को जो है सो मूव कर रहे हैं तो फिर नाव जो है सो हमेशा नदी में ही फंसा रह जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि उस 20 में से कोई एक आदमी सामने बैठ करके लीड कर रहा है और फिर उसी डायरेक्शन में सब लोग अगर नाव को खेप रहे हैं तो नाव जो है सो जल्द ही इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक पहुंचेगा। तो कहने का मतलब यह है कि लीडरशिप का होना बहुत ज़रूरी है, तभी ऑर्गेनाइजेशन एक जो है सो गोल ओरिएंटेड जो टीम है, वो टीम जो 20 लोगों का टीम है जो नाव खेप रही है, वो 20 लोगों का टीम एक गोल ओरिएंटेड काम कर पाएगा। अगर मान लीजिए अच्छा लीडरशिप नहीं रहेगा, अच्छा जो है सो नेतृत्व करने की क्षमता नहीं रहेगी, तो फिर जो है सो वो नाव बीच में ही फंसा रहेगा। तो हम लोग समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप का क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में समझते हैं।
ड्राइव्स प्रोग्रेस एंड सक्सेस इन ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटीज। क्या लेकर के आएगा ऑर्गेनाइजेशन में? तो ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के आएगा प्रोग्रेस, निरंतर जो है सो निरंतर धीरे धीरे प्रोग्रेस लेकर के आता है लीडरशिप, और सक्सेस इन ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटीज। किसी भी कम्युनिटीज में जिसमें जैसे मान लीजिए कोई नेता है किसी कम्युनिटीज का, तो धीरे धीरे जो है प्रोग्रेस लाने की कोशिश करता है और क्या कर सकता है, तो सफलता पाने की कोशिश करेगा। ठीक, ड्राइव प्रोग्रेस एंड सक्सेस इन ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटीज। उसके बाद क्या है, बिल्ड्स अ पॉजिटिव एंड सपोर्टिव कल्चर। एक अच्छा पॉजिटिव और सपोर्टिव, जैसे मान लीजिए किसी कोई भी लीडर है, टीम लीड है, वो ऑर्गेनाइजेशन में जब पहुंचता है और आते के साथ जो है सो अगर डिमोरलाइज वे में रहेगा, तो क्या होगा, उसके टीम का जो मेंबर है वो भी क्या होगा, डिमोरलाइज हो जाएगा किसी भी टास्क को लेकर के, किसी प्रोजेक्ट को लेकर के। तो क्या है कि बिल्ड्स अ पॉजिटिव एंड सपोर्टिव कल्चर। ये भी लीडरशिप का जो है सो खासियत है कि अगर अच्छा नेतृत्व होगा तो एक पॉजिटिव और सपोर्टिव कल्चर बनाएगा। ठीक, उसके बाद फैसिलिटेट कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। अब देखिए जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में जो है सो लोग काम कर रहे हैं, तो जाहिर सा बात है किसी का जो है सो विचार अगर नहीं मिलेगा, किसी का जो है सो थॉट्स नहीं मिलेगा, तो वो क्या होगा कि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो लीडर्स होने का ये भी इंपॉर्टेंस है कि वो उस कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं और साथ ही एक जो है सो इफेक्टिव डिसीजन जो है सो तक पहुंचते हैं, अच्छा डिसीजन मेकिंग होते हैं। ठीक, इसके बाद जो फोर्थ नंबर पॉइंट है वो क्या है, इनकरेज इनोवेशन एंड एडेप्टेबिलिटी इन चेंजिंग एनवायरनमेंट्स। जो बदल रहा है, जो निरंतर जो है सो तकनीक बदल रहा है, या कोई भी जो चीज़ है वो लगातार जो है सो बदलाव की तरफ जो है सो मूव करता है, तो उसमें जो चेंजेज हो रहा है उसमें इनकरेज इनोवेशंस, उसमें नया नया जो खोज हो उसको इनकरेज करे। कि अगर मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन का जो टीम मेंबर है वो नया खोज नहीं करेगा तो कैसे मार्केट में रहेगा। तो नए खोज को इनकरेज करना कि नया, निरंतर नया खोजिए, आप लोग कुछ जो है सो नया कीजिए, कुछ एक मतलब कि वर्कफोर्स को एक जो है सो हमेशा इनकरेज करना। क्या चीज़ के रिगार्डिंग, तो इनोवेशंस के रिगार्डिंग, और एडेप्टेबिलिटी इन चेंजिंग एनवायरनमेंट, मतलब कोई भी जो बदलाव हो रहा है उस बदलाव को स्वीकार करना और नया खोजने की कोशिश करना, इसके लिए इनकरेज करना, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंस फैक्टर है लीडरशिप का। ठीक, इसके बाद हम लोग थ्योरीज ऑफ लीडरशिप स्टाइल के थ्योरीज को हम लोग समझेंगे। क्या करा, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स एक्सप्लोर हाउ लीडर्स इन्फ्लुएंस अदर्स एंड द स्ट्रेटेजी दे एम्प्लॉय टू अचीव ऑब्जेक्टिव। थ्योरीज जो लीडरशिप का है वो हमको क्या बताता है, तो थ्योरीज ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स एक्सप्लोर हाउ लीडर्स, कैसे लीडर्स इन्फ्लुएंस करता है दूसरे लोगों को, और एंड द स्ट्रेटेजी दे एम्प्लॉय टू अचीव ऑब्जेक्टिव। जो भी गोल है, ठीक है ना, उस गोल को प्राप्त करने के लिए लीडर्स जो है वो कैसे जो है सो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, और क्या स्ट्रेटेजी को अपनाता है, किस तरीके का स्ट्रेटेजी को अपना रहा है, कि भाई जो है सो किसी भी तरीके से किस तरीके का स्ट्रेटेजी को एम्प्लॉय कर रहा है कि वो कैसे भी करके जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सके। ठीक, दिस थ्योरी एम्स टू अंडरस्टैंड लीडरशिप डायनामिक्स। इस थ्योरीज के मदद से हम लोग समझेंगे लीडरशिप के डायनामिक्स को और गाइड इफेक्टिव प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। अलग अलग कंटेक्स्ट में कैसे इफेक्टिव प्रैक्टिस किया जाए इसको हम लोग समझेंगे। कुछ जो है सो लीडरशिप स्टाइल थ्योरीज है उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो देखिए 10 थ्योरीज ऑफ लीडरशिप्स, जो 10 थ्योरी है लीडरशिप का, जो किसी भी टीम लीड को जो है सो समझना चाहिए कि 10 जो थ्योरी है उस क्या क्या है। तो सबसे पहला जो लीडरशिप का थ्योरी है वो है आपको ट्रेट थ्योरी, दूसरा है बिहेवियरल थ्योरी, कंटीजेंसी थ्योरी, फोर्थ जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशनल वर्सेस ट्रांजिशनल लीडरशिप थ्योरी, पांचवा जो है वो सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, छठा जो है वो है लीडर मेंबर एक्सचेंज, ठीक है। 7वें नंबर पे जो थ्योरी है वो सर्वेंट लीडरशिप थ्योरी, 8th नंबर पे है एडेप्टिव लीडरशिप थ्योरी, और 9th नंबर पे है क्रेमिस्टिक लीडरशिप थ्योरी, और 10th नंबर पे है जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस EI एंड लीडरशिप। तो ये 10 जो लीडरशिप थ्योरीज है उसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। जो पहला लीडरशिप थ्योरी है वो है ट्रेट थ्योरी। ट्रेट मतलब जो आदत है उसको
समझते हैं कि ट्रेड थ्योरी क्या कहता है। तो ओवरव्यू अगर इसका देखें तो क्या है, सजेस्ट दैट सर्टेन इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मेड इंडिविजुअल इफेक्टिव लीडर्स। कुछ ऐसा आंतरिक गुण है जो सबसे पहले ही हम लोग समझे कि इन्फ्लुएंस करना, लोगों को गोल ओरिएंटेड बनाना, लोगों में ट्रस्ट पैदा करना, तो ये सब इनहेरिटेड जो है सो लोगों के अंदर गुण होता है। तो ये जो ओवरव्यू है इस ट्रेड थ्योरी का, वो हमको यही बताता है कि कुछ ऐसा सर्टेन इनहेरेंट ट्रेड्स है, या फिर आप समझ लें क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसके तहत किसी भी इंडिविजुअल को इफेक्टिव लीडर्स जो है सो माना जा सकता है। कि अगर मान लीजिए उसके अंदर ये सब गुण है तो ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि वो एक इफेक्टिव लीडर हो सकता है। तो ये है ट्रेड्स थ्योरी, मतलब जो इनहेरिटेंट आदत है उसके आधार पे जो थ्योरी दिया गया है, तो उसको हम लोग ट्रेड थ्योरी कहेंगे। दूसरा जो है वो है की ट्रेड्स। इसमें की ट्रेड्स क्या क्या है, ओवरव्यू के बारे में हम लोग समझे। ट्रेड्स आखिर आदत क्या क्या है, तो सबसे पहले कि कोई लोग जैसे होता है कि हाँ तेज तर्रार होता है, तो कहते हैं हम लोग इंटेलिजेंस होना चाहिए। उस आदमी के अंदर क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम लोग ट्रेड्स को देखें तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, इंटेलिजेंट। उसके बाद इंटेलिजेंस अगर है उसके अंदर तो कॉन्फिडेंस। उसके बाद चैरिज्म, डिसिसिवनेस और सोशल स्किल्स, इतना गुण होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब एक चार्मिंग टाइप का होना चाहिए, जो उसका पर्सनालिटी है वो चार्मिंग होना चाहिए। उसके बाद उसको निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए कि हाँ डिसीजन ले लिए तो मतलब ठीक है, मतलब कोई भी डिसीजन है उसको यस या नो, जो भी डिसीजन है वो डिसीजन लेने के कैपेबल हो। सोशल स्किल्स होना चाहिए, सामाजिक ज्ञान जिसको कहते हैं वो होना चाहिए। तो ये की ट्रेड्स है, ठीक है ना। अब ये जो पुराना मेथड है तो इसका कुछ जो है सो बैड इफेक्ट भी है। तो क्रिटिसिज्म को देखें अगर कि इसका क्या जो है सो निगेटिव इम्पैक्ट है, तो इट ओवरलुक्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉइंग लीडरशिप इन इज इनेट रेदर देन लर्नड। मतलब आप देखिए इस थ्योरी का जो है सो ये क्या बोलते हैं आप, निगेटिव इम्पैक्ट ये है कि ऐसा लग रहा है कि कोई आदमी मतलब जैसे किसी के अंदर राजा वाला गुण है तो वो राजा हो जाए, ऐसा टाइप का। तो ये मतलब बिना कि राजा बनने के लिए क्या सीखा जाए, उसके अंदर कुछ गुण है उसके आधार पे उसको राजा घोषित कर दिया जाए। तो ये क्या हो रहा है, तो ये इसका क्या है, क्रिटिसिज्म है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कि किसी के अंदर भी अगर मान लीजिए कि एम्पायर वाला गुण है उसके बिहाफ पे जो है सो उसको एम्पायर बना दिया जाए, तो ये जो है सो ठीक नहीं होगा। ऐसा है ना, इट ओवर लुक्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड डेवलपमेंट इम्प्लाइंग लीडरशिप इज इनेट रेदर देन लर्न। मतलब जो कुछ भी उसके अंदर है उसी के आधार पे उसको चीज़ों को मान लिया जाए, ये इन कंपेरिजन की जो है सो किसी चीज़ों को सीख रहे हैं या सीख नहीं रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझते हैं बिहेवियरल थ्योरी, ठीक है ना। व्यवहारिक जो है सो थ्योरी वो क्या है, तो फोकस ऑन लीडर्स एक्शंस रेदर देन देयर ट्रेड्स। मतलब अब ऐसा नहीं किसी के अंदर गुण है लेकिन वो जो है सो एक्शंस ही नहीं ले रहा है, तो हम लोग कहा गया कि ठीक है, पहला बात हो गया कि हाँ भाई जो क्वालिटीज है, जो इनहेरिटेंट चीज़ है उस पर हम लोग फोकस किए। दूसरा कहा गया कि नहीं, जो इनहेरिटेंट जो प्रॉपर्टीज है वो तो ठीक है, लेकिन अब वो ऐसा प्रॉपर्टीज है एक्शन ही नहीं ले रहा है तो कोई काम का नहीं। तो हम लोग फोकस करें लीडरशिप के एक्शंस पे कि वो एक्शन कैसा ले रहा है, तो ये वो कैसे पता चलेगा, उसके बिहेवियर से पता चलेगा। तो ट्रेड्स को ओवरकम करके हम लोग फोकस किए किसके ऊपर, एक्शंस के ऊपर। कैटेगराइज लीडरशिप इनटू स्टाइल बेस्ड ऑन बिहेवियर्स, बिहेवियर के आधार पे जो है सो उसको हम लोगों ने ये किया। उसके बाद की स्टाइल्स क्या है, टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप, पीपुल ओरिएंटेड लीडरशिप। अब ये बिहेवियर के आधार पे हम लोगों ने की स्टाइल्स को जब आइडेंटिफाई किया तो ये पता चला कि भाई दो तरीके का बात हो सकता है, या तो टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप हो सकता है या पीपुल ओरिएंटेड। मतलब ये होता है ना कि काम का, चलो ठीक है, काम प्रिय होता है। एक होता है कि आदमी का प्रिय, उसको आदमी से विशेष मतलब है, लोगों से मतलब है। एक होता है कि नहीं, काम से मतलब है। तो किस तरीके का उसका व्यवहार है, तो टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप मतलब प्रायोरिटाइज ए कंपाइलिंग गोल्स एंड मैनेजिंग टास्क
इफिशियंटली, क्या है कि टास्क को इफिशियंटली मैनेज करना, गोल्स के लिए काम करना तो हो गया टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप। पीपुल ओरिएंटेड मतलब एम्फाइजिंग रिलेशनशिप्स, टीम मॉडल एंड वेलबींग। उनका कहना है काम तो ठीक है रोज होगा, लेकिन हम लोग को बना के रखना है एक अच्छा जो है रिलेशनशिप, टीम का जो मॉडल्स है उसको, और अच्छा जो टीम्स का अच्छा वेलबींग हो, इसके लिए काम करना है। तो बिहेवियरल थ्योरी जो लीडरशिप का है उसमें दो चीज, एक है टास्क ओरिएंटेड और दूसरा कैसा है, पीपुल ओरिएंटेड। टास्क ओरिएंटेड मतलब गोल्स के आधारित जो है सो लीडरशिप होना चाहिए, वर्क के आधारित लीडरशिप हो गया तो टास्क ओरिएंटेड, लोगों के आधार पर लीडरशिप हो गया तो पीपुल ओरिएंटेड। इसके बाद फिर हम लोग समझते हैं आगे सिग्निफिकेंस और क्रिटिसिज्म, मतलब इसका क्या जो है सो अच्छाई है। तो लीडर्स कैन बी ट्रेंड टू अडॉप्ट इफेक्टिव बिहेवियर्स, मतलब लीडर्स को ट्रेंड किया जा सकता है कि उसके अंदर इफेक्टिव बिहेवियर है, तो ये एक जो है सो उसका सिग्निफिकेंस है। लेकिन क्रिटिसिज्म क्या है, इग्नोर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड सिचुएशंस फैक्टर्स, मतलब इस तरीके का लीडर जो है हर लोगों का जो डिफरेंस है उसको इग्नोर करके चलेगा और फिर सिचुएशनल फैक्टर्स को भी इग्नोर करके चलेगा, क्योंकि या तो उसको काम से मतलब या लोगों से मतलब है, तो क्या सिचुएशन है क्या परिस्थिति है उससे उसको कोई मतलब है नहीं, तो ये इसका जो है सो क्रिटिसिज्म है। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कंटीजेंसी थ्योरी के बारे में। हम लोग समझेंगे सीखेंगे कंटीजेंसी थ्योरी क्या करता है। तो ओवरव्यू क्या है, सजेस्ट दैट द इफेक्टिवनेस ऑफ लीडरशिप डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट और सिचुएशंस। देखिए सबसे पहला जो हम लोग थ्योरी पढ़े उसमें क्या था कि ट्रेड्स था, कोई बिहेवियर का कोई मामला नहीं था। दूसरा थ्योरी जब हम लोग पढ़े तो ये समझे कि नहीं, देखिए अगर ट्रेड्स है भी, अगर उसके अंदर बिहेवियर नहीं होगा तो फिर जो है सो वो एक्शन कैसे लेगा, तो बिहेवियर के बारे में हम लोग नहीं समझा। तीसरा चीज कि वो सिचुएशंस को इग्नोर कर रहा, तो फिर हम लोग इस थ्योरी में ये समझ रहे हैं सजेस्ट दैट इफेक्टिवनेस ऑफ लीडरशिप डिपेंड्स ऑन कंटेक्स्ट और सिचुएशन। जो सिचुएशंस के है, जो परिस्थिति है उसके आधार पे वो निर्णय ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो इस थ्योरी में का की मॉडल्स अगर हम लोग समझे तो क्या है, फिल्डर्स कंटीजेंसी मॉडल। फिल्डर्स का कंटीजेंसी मॉडल्स ये क्या कहता है, मैचेस लीडरशिप स्टाइल, टास्क और रिलेशनशिप ओरिएंटेड, मतलब मैनेज करना है हमको लीडरशिप के स्टाइल को, चाहे वो टास्क ओरिएंटेड हो या फिर रिलेशनशिप ओरिएंटेड मतलब पीपुल ओरिएंटेड, चाहे वो टास्क ओरिएंटेड हो या फिर रिलेशनशिप ओरिएंटेड विथ सिचुएशनल फैक्टर। इसको क्या करना है, तो मैच करना है इस लीडरशिप स्टाइल को किसके साथ, तो सिचुएशनल फैक्टर्स के साथ, ठीक है ना। जो सिचुएशन का फैक्टर है चाहे वो टास्क ओरिएंटेड हो या फिर पीपुल ओरिएंटेड हो, उसको मैच करना है सिचुएशन के फैक्टर्स के साथ, ठीक। लाइक लीडर मेंबर रिलेशंस, टास्क स्ट्रक्चर एंड पोजिशनल पावर, इसको कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, तो मैनेज करने के लिए है क्या, तो लीडर मेंबर रिलेशंस, लीडर और मेंबर के बीच में रिलेशंस बनाना, टास्क के स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करना कि टास्क का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, और पोजिशनल पावर्स को डिफाइन करना। तो इसमें तीन चीजें, एक है लीडर मेंबर रिलेशनशिप, दूसरा है टास्क स्ट्रक्चर और तीसरा है क्या चीज, तो पोजिशनल पावर्स को डिफाइन करना, ठीक। इसके बाद है पाथ गोल थ्योरी, ठीक है ना। इसमें दो है, एक फीडर्स कंटीजेंसी मॉडल, दूसरा पाथ गोल थ्योरी। क्या कर रहा है, लीडर्स अडेप्ट देयर स्टाइल, लीडर्स को इस तरीके का स्टाइल, ये थ्योरी कहता है कि इस तरीके का स्टाइल अडेप्ट करना चाहिए। डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव और अचीवमेंट ओरिएंटेड, ठीक है ना। क्या है, तीन चीजें हैं इसमें। डायरेक्टिव, किसी भी चीजों को कोई इंस्ट्रक्शन को डायरेक्ट करे, फिर उस इंस्ट्रक्शन को लोग फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे कोई एक जो है सो ट्रेनर है, वो ट्रेनर किसी मशीनरी को ट्रेनिंग देने के लिए पहुंचता है, 10 लोगों का टीम है जो ट्रेनिंग लेता है। अब जब वो एक बार डायरेक्ट करेगा तो हो सकता है कि 2 लोग बहुत अच्छा चला रहा है, 8 लोग जो है सो में से 5 लोग थोड़ा स्लो है, और जो है सो जो भी 3 लोग बचा तो वो और ज़्यादा स्लो है। तो उसको सपोर्ट करना, एक तो है कि पहले आप डायरेक्ट कर दीजिए, दूसरा क्या है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करें। उसके बाद पार्टिसिपेशन, मतलब उसमें इन्वॉल्व हो के आप खुद भी चला रहे हैं। उसके बाद क्या है, और अचीवमेंट ओरिएंटेड, टू हेल्प फॉलोअर्स अचीव गोल्स। तो उससे क्या होगा कि जो भी सीखने के लिए आया है वो अपना जो गोल है उसका सीखने का, उस गोल को आसानी से अचीव कर ले। वो देखेगा कैसे चला रहे हैं, तो कैसे चला रहे हैं कोई मशीन को जब पता चलेगा तो वो देखेगा तो उसको ग्रास्प करेगा कि आखिर इस मशीन को कैसे चला रहे हैं। या कोई प्रोजेक्ट ही है तो उस प्रोजेक्ट में
एक बार आपने गाइडलाइन दे दिया, उसके बाद आपने कुछ लोगों को सपोर्ट किया और फिर आप भी कर रहे हैं, तो क्या होगा, इससे जो टीम है वो आसानी से गोल्स को अचीव करेगा। तो ये है पाथ गोल ओरिएंटेड। ठीक, इसके बाद फिर हम लोग समझते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये क्या है कि हाईलाइट्स द एडेप्टेबिलिटी ऑफ लीडर्स, लीडर्स के एडेप्टेबिलिटी को हाईलाइट करता है। इस मॉडल में क्या चीज हाईलाइट हो रहा है, तो लीडर का एडेप्टेबिलिटी। उसके बाद क्रिटिसिज्म क्या है, तो कॉम्प्लेक्सिटी इन एनालाइजिंग ऑल सिचुएशन वेरिएबल्स, ये हर सिचुएशन वेरिएबल्स को एनालाइज करना वो काफी कॉम्प्लेक्स है। तो सिग्निफिकेंस और क्रिटिसिज्म हम लोगों ने समझा। अब उसके बाद है चौथा जो थ्योरी है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल वर्सेस ट्रांजिशनल लीडरशिप थ्योरी। तो ट्रांजिशनल लीडरशिप क्या करता है, तो फोकस्ड ऑन स्ट्रक्चर्ड टास्क, इसमें फोकस्ड कैसा रहे आप, स्ट्रक्चर्ड टास्क पे, रिवार्ड्स पे। जैसे मान लीजिए कोई चीज आप कंप्लीट करें तो उसके एवज में आपको रिवार्ड्स मिल रहा है, एम्प्लॉयज को आपको रिवार्ड्स देना है। उसके बाद एंड पनिशमेंट, दोनों चीजें हैं, रिवार्ड्स भी है और पनिशमेंट भी। अगर डेडलाइन से पहले काम नहीं हो रहा है, डेडलाइन तक काम नहीं हो रहा है, तो आप क्या पनिशमेंट का व्यवस्था रखे हैं और क्या रिवार्ड्स का व्यवस्था रखें। तो इसके लिए फोकस्ड ऑन स्ट्रक्चर टास्क। उसके बाद क्या है, इनकरेज कंप्लायंसेस एंड इफिशियंसी, जो कंप्लायंसेस है उसको भी इनकरेज करे और जो इफिशियंसी है उसको भी इनकरेज करे। इसका जो दूसरा हिस्सा है वो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या कहता है कि इंस्पायर्ड चेंज, इनोवेशन एंड शेयर्ड विजन। देखिए दो चीज है, इससे पहले वाला जो चीज है वो है रिवार्ड्स या फिर पनिशमेंट, और जो अचीवमेंट है उसको, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो चेंज, इनोवेशन और शेयर्ड विजन पे। बिल्ड्स ट्रस्ट, मोटिवेशन एंड इंगेजमेंट। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या कहता है कि कोई जो इंस्पायर करे वो चेंज को, बदलाव को इंस्पायर करे, इनोवेशंस को इंस्पायर करे, और शेयर्ड विजन, मतलब जो विजन एक उसका लीडर का है वो सिर्फ उसका ना हो, सबका वो विजन हो। ठीक है, दैट शेयर्ड विजन। और इससे क्या होगा, तो ट्रस्ट बिल्ड होगा, मोटिवेशन और इंगेजमेंट का इनहेंसमेंट होगा। ठीक, अब इसके बाद है सिग्निफिकेंस, कॉन्ट्रास्ट शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट विथ लॉन्ग टर्म लीडरशिप इंपैक्ट। मतलब ये जो इसका फायदा ये होगा कि शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर मैनेजमेंट करता है कोई टीम का तो उसका प्रभाव लंबे समय तक रहेगा। क्रिटिसिज्म क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में नॉट सूट ऑल सिनेरियोज, हर सिनेरियो के लिए ये सूट नहीं करता है। ठीक, अब फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी क्या कहता है, डेवलप बाय हेस्री एंड बैलेंसार्ड। ठीक है, इट emphasizes adjusting leadership style based on the team's maturity and competence level। ये जो लीडरशिप स्टाइल है उसका जो है सो एडजस्टमेंट कैसे होना चाहिए, तो मैच्योरिटी के आधार पे या कंपिटेंस लेवल के आधार पे। ठीक है, तो ये सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी है। कैसा लीडरशिप थ्योरी है, सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। ये क्या है कि जो है सो हम लोग को बताता है कि कैसे हम लोग एडजस्ट करें लीडरशिप स्टाइल को, किसके आधार पे, टीम्स के मैच्योरिटी, कैसा टीम्स है उसके अनुसार देख लें कि हाँ टीम्स अगर मैच्योर है, काफ़ी जो है सो अच्छा है, तो उस हिसाब से लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करें, और क्या उसका जो है सो कॉम्पिटेंसी का लेवल है उसके आधार पे। इसके बाद हम लोग समझते हैं इसका की स्टाइल्स। तो डायरेक्टिंग, हाई डायरेक्टिव, लो सपोर्टिव। हाई डायरेक्टिव मतलब डायरेक्शंस ज़्यादा देना है और सपोर्ट कम देना है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि आप जा रहे हैं क्रिकेट सिखाने के लिए, तो आप बताते कि हाँ ठीक है ये बॉल आएगा ऐसे खेलना है, ये बॉल आएगा ऐसे खेलना है, या फिर जो है सो इस तरीके की फील्डिंग करना है इस तरीके का, और चले आए। दूसरा है कि आप एक बार तो बताएं, प्रैक्टिस करवाएं, और जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करवाएं, तो वो हो गया सपोर्टिव। तो डायरेक्टिव इसमें क्या है कि हाई डायरेक्टिव और लो सपोर्टिव, ऐसा थ्योरी है कि जिसमें डायरेक्शन ज़्यादा है और सपोर्ट कम है, क्योंकि आपको लगता है कि हम मैच्योरिटी में वो कर लेगा। तो न्यू और इनएक्सपीरियंस टीम्स में ऐसा चलता है। उसके बाद है कोचिंग, इसका जो स्टाइल है कोचिंग क्या कहता है कि हाई डायरेक्टिव और हाई सपोर्टिव, इसको हम लोग कोचिंग मेथड कहते हैं। ये डायरेक्टिंग, उसके बाद कोचिंग, उसके बाद सपोर्टिंग, उसके बाद डेलीगेटिंग। ठीक, तो कोचिंग में क्या है कि डायरेक्टिव भी हाई हो और सपोर्टिव भी हाई हो। तो ये जो फेज है वो है लर्निंग फेज, जो इनिशियल फेज है। ठीक, ये एकदम न्यू और इनएक्सपीरियंस टीम में इस तरीके का मेथड चलता है डायरेक्टिंग। उसका दूसरा जो है वो कोचिंग जो वाला जो फेज है वो क्या है, लर्निंग फेज में।
तीसरा जो स्टाइल है वो है सपोर्टिंग। सपोर्टिंग में क्या है कि लो डायरेक्टिव हाई सपोर्टिंग, ठीक है ना, डायरेक्शन कम देना है, सपोर्ट ज़्यादा करना है। तो ये है एक्सपीरियंस बट नीडिंग इनकरेजमेंट, मतलब एक्सपीरियंस टीम है लेकिन उसको क्या चाहिए, इनकरेजमेंट चाहिए, तो उसमें इस तरीके का स्टाइल चलता है। डेलीगेटिंग मतलब लो डायरेक्टिव लो सपोर्टिव, हाईली कैपेबल और ऑटोनोमस, मतलब ऐसा ऑटोनोमस टाइप का अगर बॉडी है जिसमें सब इंडिविजुअल है, सबका अपना टास्क है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको जो है सो ये देने का, डायरेक्शंस देने की जरूरत नहीं है, तो उसको कहते हैं हम लोग डेलीगेटिंग। तो ये टीम्स का स्टाइल है, डायरेक्टिंग, कोचिंग, सपोर्टिंग और डेलीगेटिंग। सिग्निफिकेंस इसका क्या है, इनकरेज फ्लेक्सिबल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टीम डायनेमिक्स, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है और टीम डायनेमिक्स। क्रिटिसिज्म क्या है, डिफिकल्ट टू एसेस फॉलोअर्स रीडिंग एक्यूरेटली, मतलब जो लोग है उसका जो रीडिंग है, कितना वर्क प्रोग्रेस है, तो ये सब ले पाना इसमें थोड़ा मुश्किल है। इसके बाद 6 नंबर जो है वो है लीडर मेंबर एक्सचेंज, ठीक है ना, एलएमएक्स थ्योरी। एलएमएक्स थ्योरी क्या ओवरव्यू अगर हम देखें तो क्या है, फोकस ऑन द रिलेशनशिप्स बिटवीन लीडर्स एंड देयर फॉलोअर्स, ठीक है ना, जो लीडर और फॉलोअर्स के बीच में जो रिलेशनशिप्स है इसके बारे में हम लोग को बताता है कौन, लीडर मेंबर एक्सचेंज, ठीक है ना। की आइडिया क्या है, लीडर्स फ्रॉम इन ग्रुप ट्रस्टेड हाईली इंगेज्ड मेंबर एंड आउट ग्रुप्स लेस इंटरेक्शन एंड ट्रस्ट, ठीक है ना। की आइडिया की अगर हम बात करें तो लीडर्स फ्रॉम इन ग्रुप, इन ग्रुप मतलब उसी ग्रुप का लोग अगर लीडर बन जाए, जैसे मान के चलिए कि 10 लोग काम कर रहे हैं टीम में, जो है उसी में से एक लोगों को आप क्या करें तो लीडर बना दें, तो उसमें अगर ये थ्योरी का हम समझेंगे लीडर मेंबर एक्सचेंज, मतलब मेंबर से आप लीडर को, मतलब लीडर्स को आप मेंबर से एक्सचेंज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे 10 लोग का टीम है, जैसे बच्चा है क्लास में, आप सपोज करिए उसी बच्चों में से किसी एक को मॉनिटर बना देंगे, ठीक, तो एक को अगर मॉनिटर बना देंगे तो है तो उसी का मेंबर, ठीक, तो उसको हम लोग कहते हैं लीडर्स फ्रॉम इन ग्रुप। तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि ट्रस्ट उसको लगेगा, हाँ हमारा ही आदमी है मॉनिटर, ट्रस्ट बढ़ेगा, वो हाईली इंगेज्ड मेंबर बनेगा, उसको जो कहेगा वो उस तरीके का काम करेगा। दूसरा है आउट ग्रुप, मान लीजिए इस सेक्शन के बच्चे को इस दूसरे सेक्शन में मॉनिटर बना दे तो उसको सब परेशान करेगा, तो क्या होगा, लेस इंटरेक्शन एंड ट्रस्ट, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई भरोसा नहीं होगा, उस पर विश्वास जागने में समय लगेगा। तो ये है लीडर मेंबर एक्सचेंज। इसमें जो आइडियाज है वो 2 तरीके का मेथड है, या तो इन ग्रुप या आउट ग्रुप। इन ग्रुप में क्या होगा और आउट ग्रुप में क्या होगा वो हम लोग समझे। सिग्निफिकेंस इसका क्या होगा, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशंस, हम लोग को कम्युनिकेशन और ट्रस्ट के मामले को हाईलाइट करके बता रहा है। क्रिटिसिज्म क्या है, रिस्क ऑफ फेवरेटिज्म और इनइक्वालिटी, ये एक इसमें रिस्क हो सकता है, हर कोई चाहेगा कि हमारा जो पसंद का आदमी है वही लीडर बने, तो एक क्या है फेवरेटिज्म का रिस्क हो जाएगा, और उसका जब लोग बन जाएगा लीडर तो फिर उसका जो सपोर्टिव आदमी है तो फिर आराम से रिलैक्स वे में रहेगा। रिलैक्स वे मतलब कि वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा, गोल ओरिएंटेड काम नहीं कर पाएगा, तो ये जो है सो प्रॉब्लम है इसमें। और इसमें इनइक्वालिटी हो सकता है, जैसे आप मान लीजिए 10 लोगों में पूछिएगा किसको लीडर बनाया जाए, तो जो जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, जिसका जो है सो मानने वाला ज़्यादा लोग होगा, तो उसकी वो ये करेंगे, उसको जो है सो इन्हेंस करेंगे, उसको जो है सपोर्ट करेंगे, फिर उस तरीके के लोग जो है सो लीडर बन जाएगा। तो ये है क्रिटिसिज्म। तो हम लोगों ने 6 नंबर पॉइंट में ये समझा कि लीडर मेंबर एक्सचेंज क्या थ्योरी है, कि आप अगर लीडर मेंबर एक्सचेंज कर रहे हैं तो या तो आप उसी ग्रुप से लाएंगे, बाहर वाले ग्रुप से लाएंगे, उसी ग्रुप से लाएंगे तो क्या मामला है, बाहर वाले ग्रुप से लाएंगे तो क्या मामला है, दोनों में बेनिफिट क्या है और उसका जो है सो क्रिटिसिज्म क्या है। 7 नंबर जो पॉइंट है वो है सर्वेंट लीडरशिप थ्योरी। सर्वेंट लीडरशिप थ्योरी ये क्या कहता है कि एम्फसाइजेस प्रायोरिटाइजिंग द नीड्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द टीम बिफोर द लीडर्स ओन गोल। क्या कर रहा है कि जो टीम का जो गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, वो प्राथमिक लेवल पे होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, और बाकी जो लीडर का गोल है वो सेकेंडरी होना चाहिए, ठीक है ना। कि इसमें क्या है, प्रायोरिटाइज करना आपको किस चीज़ को, तो नीड्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द टीम, टीम का जो जरूरत है, जो नीड्स है और टीम का जो विकास है वो सबसे पहले होना चाहिए बिफोर द लीडर्स ऑन गोल, लीडर्स के गोल से पहले। की एट्रीब्यूट्स क्या है इसमें, एम्पैथी, लिसनिंग, स्टेवार्डशिप एंड कमिटमेंट टू ग्रोथ, ठीक है ना। ये की एट्रीब्यूट्स है किसका, तो सर्वेंट लीडरशिप थ्योरी का। सिग्निफिकेंस क्या है, बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग
लॉयल एंड कोलैबोरेटिव कल्चर। इसमें क्या चीज़ डेवलप होगा, तो एक अच्छा जो है सो स्ट्रॉन्ग, लॉयल, एकदम विश्वासी और कोलैबोरेटिव कल्चर का डेवलपमेंट होगा। क्रिटिसिज्म है, क्या है, मे नॉट अलाइन विथ हाई प्रेशर और कंपिटिटिव इन्वायरमेंट। कंपिटिटिव इन्वायरमेंट या हाई प्रेशर में ये टीम काम नहीं कर पाएगा। इस तरीके का लीडरशिप थ्योरी काम नहीं करेगा किस चीज़ में, तो जब प्रेशर ज़्यादा होगा या कभी कोई कंपिटिटिव इन्वायरमेंट होगा तो, ठीक। सर्वेंट लीडरशिप थ्योरी काम नहीं करेगा। इसके बाद फिर हम लोग समझते हैं एडेप्टिव लीडरशिप थ्योरी। एडेप्टिव लीडरशिप थ्योरी क्या कहता है, ओवरव्यू, फोकस्ड ऑन लीडरशिप एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड चैलेंजेस, ठीक है ना। एडेप्टिव लीडरशिप थ्योरी क्या है, तो फोकस्ड ऑन लीडरशिप एबिलिटी, ठीक है ना, लीडरशिप एबिलिटी पे फोकस करे और अडेप्ट हो क्या चीज़ के लिए, तो जो इन्वायरमेंट में जो बदलाव हो रहा है उस बदलाव को स्वीकार करने के लिए इन्वायरमेंट के बदलाव को हमेशा तैयार रहे। की प्रिंसिपल्स क्या है, नेविगेटिंग कम्प्लेक्सिटी, इनकरेजिंग एक्सपेरिमेंटल एंड लर्निंग, मोबिलाइजिंग टीम्स टू एड्रेस सिस्टमेटिक चैलेंजेस, ठीक है ना। नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्सिटी को नेविगेट करे, पता करे कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी है किसी भी सिस्टम में। इनकरेजिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड लर्निंग, टीम में जो है सो हमेशा इनकरेज किया जाए, कोई एक्सपेरिमेंट है, गलत हुआ सही हुआ, फिर उसको आप मोटिवेट करेंगे तो दूसरी बार वो फिर प्रयोग करेगा, तो प्रयोग करेगा तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। तो इनकरेज करना किसको, एक्सपेरिमेंट्स को और लर्निंग को। तीसरा जो चीज़ है वो मोबिलाइजिंग टीम टू एड्रेस सिस्टमेटिक चैलेंजेस, टीम का मोबाइलाइजेशन करना जिससे वो सिस्टमेटिक चैलेंजेस को अचीव कर पाए, मतलब एड्रेस कर पाए कि जो है सो क्या चैलेंजेस है एक्चुअली में। तो ये तीन की प्रिंसिपल्स है एडेप्टिव लीडरशिप थ्योरी का। इसके बाद फिर हम लोग समझेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो अलाइन लीडरशिप विथ डायनामिक एंड अनप्रिडिक्टेबल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना। लीडरशिप को अलाइन करना किसके कॉन्टेक्स्ट में, तो डायनामिक एंड अनप्रिडिक्टेबल कॉन्टेक्स्ट के टर्म्स में। उसके बाद है क्रिटिसिज्म, क्या कहता है इसका, तो डिमांड सिग्निफिकेंट रिलायंसेस एंड स्किल डेवलपमेंट, ठीक है ना। ये इसका क्रिटिसिज्म में आप प्रयोग करेंगे तो फिर स्किल्स को आप ये नहीं कर पाएंगे, अचीव नहीं कर पाएंगे, तो ये इसका जो है सो क्रिटिसिज्म है कि आप स्किल्स ओरिएंटेड काम नहीं करवा रहे हैं, आप जो है सो हमेशा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड काम करवा रहे हैं, तो मतलब उसी चीज़ों को वो सीखेंगे, स्किल्स पे आप फोकस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद 9th जो है वो है क्रिस्मेटिक लीडरशिप थ्योरी, क्या है, सेंटर्स ऑन लीडर्स हु इंस्पायर एंड इन्फ्लुएंस थ्रू पर्सनल चार्म्स, विजन एंड कम्युनिकेशंस। मतलब एक ऐसा लीडर जो अपना जो है सो खुद के चार्म्स को लेकर के, विजन को लेकर और कम्युनिकेशंस को लेकर के पैशनेटेड रहे, इंस्पायर रहे और इन्फ्लुएंस रहे। इसका जो ट्रेड्स है वो क्या है, कॉन्फिडेंस, इमोशनल अपील एंड कंपेलिंग स्टोरी टेलिंग। मतलब जिससे कोई लीडर होता है वो किसी टीम को कोई कहानी बता करके उसको जो है सो इन्फ्लुएंस कर ले, मतलब उसका अपना चार्म है, उस अपने हिसाब से उसको इन्फ्लुएंस करेगा, मोटिवेट करेगा, टीम्स का जो गोल ओरिएंटेड काम की तरफ वो मूव करवाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस कह लीजिए, इमोशनल अपील कह सकते हैं, या फिर जो है सो स्टोरी टेलिंग के माध्यम से वो काम करें। इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि इफेक्टिव इन रिलाइंग पीपल ड्यूरिंग क्राइसिस एंड ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड। अब जैसे कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड है या कोई क्राइसिस है तो उस समय लोगों को कहानी वहानी सुना दिया, उससे क्या हुआ कि लोग जो है सो इफेक्टिवली उस लीडर पे जो है सो क्या किए, तो विश्वास किए उस प्रॉपर समय पे, ठीक। क्रिटिसिज्म क्या है, रिस्क ऑफ रिलायंस ऑन द लीडर्स पर्सनैलिटी, मतलब लीडर्स पे भरोसा बना रहे, इसका जो है सो या मान के चलो कि फिर वो कहानी वहानी सुना दिया, कहानी झूठ है सही है, और उस समय तो काम चलेगा, लेकिन बाद में लोगों का भरोसा बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद जो आखिरी है 10वां नंबर वो है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड लीडरशिप्स। क्या है, हाईलाइट द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन इफेक्टिव लीडरशिप। इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या प्रभाव है इफेक्टिव लीडरशिप में, क्या कंपोनेंट्स है इसका, तो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशंस, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स। ये हम लोग जो पहले पढ़े ये सारा फैक्टर्स होना चाहिए। सिग्निफिकेंस क्या है, लिंक्स इमोशनल कॉम्पिटेंसी विथ टीम सक्सेस एंड मोरल। क्रिटिसिज्म क्या है, डिफिकल्टी टू मेजर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी को मेजर करना डिफिकल्ट है। तो सिग्निफिकेंस इसका क्या है,
तो इसका सिग्निफिकेंस है लिंक्स इमोशनल कॉम्पिटेंस विथ टीम सक्सेस एंड मोरल। कंपोनेंट्स क्या है इसका? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशंस, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स। ये इसका क्या है? तो कंपोनेंट्स है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में जो गुण है, ठीक है ना, वो गुण कैसा गुण है? हाईलाइट्स ऑन द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस लीडरशिप। इसमें जो मेन गुण है वो क्या है? तो सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ अवेयरनेस, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स। ये है इमोशनल इंटेलिजेंस और लीडरशिप थ्योरी। ठीक। क्रिटिसिज्म क्या है? कि डिफिकल्ट टू मेजर कंसिस्टेंसी मेजर करने का कोई उपाय नहीं है। और सिग्निफिकेंस लिंक्स इमोशनल कॉम्पिटेंसी विथ टीम सक्सेस एंड मोरल। टीम के सक्सेस और मोरल से इमोशनली वो अटैच्ड हो। कोई भी लीडर्स होता है जिसमें ये सब गुण है कि सेल्फ अवेयरनेस का, सेल्फ रेगुलेशंस का, वो मोटिवेट करने का, तो वो क्या है कि टीम का जो मेंबर है वो इमोशनली उससे अटैच्ड हो जाते हैं। ठीक। इसके बाद फिर हम लोग समझते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स क्या है? अब देखिए, जैसे मान लीजिए टीम के बारे में हम लोगों ने समझा, लीडरशिप के ट्रेड्स के बारे में समझा, उसके बाद फिर लीडरशिप का जो थ्योरी है वो 10 थ्योरी समझा। अब हम लोग समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स क्या होता है। ठीक है ना। किसी भी संगठन में जो ऑर्गेनाइजेशन है हम लोग का, उस ऑर्गेनाइजेशन में जहां 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग, 1000 लोग काम करेंगे, तो निश्चित बात है कि पॉलिटिक्स होगा। पॉलिटिक्स होने का बहुत सारा वजह हो सकता है। वजह जो है उसको हम लोग समझेंगे, और फिर उस पॉलिटिक्स के कारण जो कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, कोई विवाद होगा, उस विवाद को कैसे आइडेंटिफाई करना है। कोई विवाद होता है तो सबसे पहला चीज़ क्या है? आप उस विवाद को आइडेंटिफाई करें, उस कॉन्फ्लिक्ट को आइडेंटिफाई करें, उसके पीछे जो वजह है उस वजह को समझें, और फिर उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें। तो हम लोग समझेंगे ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स रेफर टू द यूज ऑफ पावर, इन्फ्लुएंस एंड स्ट्रेटेजिक बिहेवियर्स बाय इंडिविजुअल और ग्रुप्स within an organization to achieve personal or collective goals, often in a ways that may not align with formal process or official objectives. It's a reality in most workplace and can have both positive and negative effect depending on how it is managed. क्या कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स जो है उसमें क्या करता है लोग? तो यूज करता है पावर का, अपना जो है शक्ति है उसका इस्तेमाल करता है। जैसे कोई लोग 4 लोगों का ग्रुप बना लिया, उस ग्रुप के पावर का इस्तेमाल करेगा। ठीक है ना। क्या चीज़ में? तो इन्फ्लुएंस एंड स्ट्रैटेजिक बिहेवियर बाय इंडिविजुअल। एक तरीका क्या है? इन्फ्लुएंस या फिर स्ट्रैटेजिक बिहेवियर है, मतलब लोगों को उसका करके, उसकाना समझते हैं ना, इन्फ्लुएंस करना। उसका स्ट्रैटेजिक बिहेवियर है किसी भी इंडिविजुअल का या फिर ग्रुप का। जैसे कई बार होता है कि कोई एक आदमी ही पॉलिटिक्स कर रहा है, कई बार होता है कि 2-4 लोगों का ग्रुप होगा, वो ग्रुप पूरा पॉलिटिक्स करेगा। तो ये क्या है कि इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों के ग्रुप जो है वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में, विथ इन एन ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स करता है। काहे? टू अचीव पर्सनल। वो क्यों पॉलिटिक्स कर रहा है? क्योंकि उसको कुछ पर्सनल चीज़ों को अचीव करना है। और कलेक्टिव गोल्स, मतलब वो 4-5 लोगों का गोल हो या उसका व्यक्तिगत कुछ गोल होगा, उसी को वो अचीव करने के लिए ऐसा पॉलिटिक्स करता है। ठीक है ना। जैसे मान के चलिए 4 लोग हैं, वो सोच लिया पॉलिटिक्स करेंगे, कुछ इसका मैटर उसको कह देंगे, उसका मैटर उसको कह देंगे, कुछ जो है सो इस दोनों को उलझा देंगे, या कुछ भी तरीके का पॉलिटिक्स जो है सो करेंगे, तो क्या होगा? मेरा इन्हेंसमेंट होगा। ठीक है ना। आफ्टर इन अ वेज दैट मे नॉट अलाइन विथ फॉर्मल प्रोसेस। ये जो है सो हो सकता है कि ये सारा चीज़ जो है सो फॉर्मल प्रोसेस से, जाहिर सी बात है कि अलाइन नहीं करेगा, और जो ऑफिशियल जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। अब बात यह है कि इट इज रियलिटी इन मोस्ट और प्लेस एंड कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स। इसका को भी कभी पॉजिटिव भी इफेक्ट पहुंचता है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स का, कभी नेगेटिव इफेक्ट भी पहुंचता है। जैसे मान लीजिए ऊपर का जो टीम मेंबर है वो कोई ये कर लिया पॉलिटिक्स, मतलब आपस में ये कर लिया कि हमको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा लेना है इस हॉलीडे से पहले, तो ये भी एक पॉलिटिक्स है। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा क्या? कि वो डेडलाइन से पहले वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। कभी कोई जो है सो ऑर्गेनाइजेशन का जो टीम मेंबर है वो कर लिया कि नहीं, इस प्रॉपर डे से पहले इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट ही नहीं करना है, तो आपस में पॉलिटिक्स कर रहा है, काम को इधर उधर टरकाएगा। तो उससे क्या होगा कि वो डेडलाइन के बाद जो है सो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, तो ये निगेटिव इम्पैक्ट है। तो कैसे पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है,
और इसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके का प्रभाव संगठन पे पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स को हम लोग और समझेंगे थोड़ा सा। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है किसी भी संगठन के पॉलिटिक्स का। तो सबसे पहला है इनफॉर्मल पावर डायनेमिक्स, ठीक है ना। अब देखिए पावर का इस्तेमाल करता है लोग पॉलिटिक्स में, जो जितना ऊपर पद पे है उस हिसाब का पॉलिटिक्स करता है। तो इनफॉर्मल पावर डायनेमिक्स पॉलिटिक्स ऑफ्टेन इन्वॉल्व्स leveraging relationships and networks to gain influence beyond formal authority। मतलब ये इनफॉर्मल पावर डायनेमिक्स अपना जो है सो जो पावर है उसका इस्तेमाल करके आदमी क्या करता है, तो जो रिलेशनशिप है या नेटवर्क को वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है किसके बियॉन्ड। तो जो फॉर्मल, जैसे मान लीजिए एक मैनेजर है, उसका जो है सो टीम लीड है, तो मैनेजर और टीम लीड उसका एक जो है सो ऑफिशियल रिलेशंस है, उसको छोड़ करके वो अनऑफिशियली एक दूसरे को उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, या जो टीम का हेड है या सुपरवाइजर है वो मैनेजर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, पोक कर रहा है। तो ये जो है सो क्या है, इनफॉर्मल पावर डायनामिक्स है, ठीक। उसके बाद हिडन एजेंडा, इंडिविजुअल और ग्रुप्स में परसू ऑब्जेक्टिव दैट आर नॉट एक्सपेक्टली स्टैंड्स और एज कॉन्टेक्टेड टू ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन गोल। मतलब ऑफिशियल जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको छोड़ करके अंदर अंदर ही प्लान बना लिया और उसके अनुसार फिर काम कर रहा है, ठीक। जो हमें बताया हम लोग कि जो है सो मान लीजिए कोई गोल है उसका कि इस प्रोजेक्ट को इतने दिन के अंदर में कंप्लीट करना है, वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, और अंदर अंदर ये लोग प्लान बना लिए कि इसको जो है सो डिले करना है। तो ये क्या है कि हिडन गोल है, ठीक। तो हिडन एजेंडा है। अब ये जो एजेंडा है वो कोई इंडिविजुअली बना सकता है। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट हेड है, वही सोचेगा नहीं कि 10 दिन टरका देना है इसको, और या फिर कोई जो टीम का मेंबर है वो भी कर सकता है, तो ग्रुप भी कर सकता है, कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है। तो ये हिडन एजेंडा। इसके बाद है फिर सब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग। पॉलिटिकल बिहेवियर्स ऑफ्टेन थ्राइव इन एनवायरनमेंट वेयर डिसीजंस आर बेस्ड ऑन पर्सनल प्रेफरेंसेस और रिलेशनशिप्स रेदर देन ऑन मेरिट और डाटा। क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए डिसीजन मेकिंग में ही पॉलिटिक्स होता है, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल जो है सो विचारधारा का लोग है, वो कोई डिसीजन लेना है तो वो डेटा पे या मेरिट पे डिसीजन नहीं लेकर के पर्सनल बेस्ड डिसीजन ले, ठीक है ना। जैसे कोई डेटा है, कोई सर्वे करवा रहा है और सर्वे में जो डेटा है तो डेटा पे आप डिसीजन ले लीजिए। तो एक ही ऑप्शन है कि जो है सो डेटा पे या कोई सी मेरिट्स के आधार पे डिसीजन ले लिए। तो ऐसा डिसीजन नहीं ले करके वो प्रीफर करे कैसा डिसीजन, तो प्रेफरेंस और रिलेशनशिप्स के आधार पे, पर्सनल चीज़ों के आधार पे वो डिसीजंस ले, तो उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि कोई भी पॉलिटिकल बिहेवियर्स जो है सो वाला काम करे। उसके बाद है एम्बिग्यूटी एंड कम्प्लेक्सिटी। पॉलिटिकल बिहेवियर्स टेंड्स टू इमर्ज इन सिचुएशंस विथ अनक्लियर रूल्स, कॉम्पिटेंसी इन इंटरेस्ट एंड सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी। क्या है कि जो है सो अब कोई चीज उसको पैस ऑन करना है तो वो अनक्लियर रूल बताएगा, या फिर जो है सो कुछ जो है सो जो है सो उसका जो सिग्निफिकेंस जो है वो फिर अनक्लियरिटी के साथ प्रस्तुत करेगा। तो ऐसा जो चीज है ये हम लोग को, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स का हिस्सा है। अब है फैक्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स। क्या क्या फैक्टर्स है किसी भी संगठन के पॉलिटिक्स का। एक है रिसोर्स सिक्योरिटी, मतलब लिमिटेड रिसोर्स लाइक प्रमोशंस, बजट, अपॉर्चुनिटीज कैन लीड टू कंपटीशंस। अब देखिए क्या क्यों होता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इसीलिए होता है कि रिसोर्स का सिक्योरिटी है। अब मान लीजिए कि जो है प्रमोशन है, तो प्रमोशन 10 लोग का टीम है, किसी एक को टीम लीडर बनना है, तो उस 10 लोगों में क्या होगा, पॉलिटिक्स हो जाएगा, ठीक। क्योंकि टीम लीडर का पोस्ट कितना है, 1, और जो टीम मेंबर है वो कितना है, 10। तो 10 में से 1 को बनना है, तो जाहिर सी बात है उस 10 में क्या होगा, पॉलिटिक्स होगा। तो क्यों होगा, क्योंकि लिमिटेड है रिसोर्सेस, ठीक है ना, रिसोर्स लिमिटेड है। प्रमोशंस अगर होना है तो प्रमोशंस का जो बजट है वो लिमिटेड है। ऐसा थोड़ी ना है कि 10 को बना देंगे, 10 को तो टीम लीड बनाएंगे नहीं या कोई हायर अथॉरिटी पे देंगे नहीं, तो उसका बजट ये है। अपॉर्चुनिटी कैन लीड टू कंपटीशन, और जो अपॉर्चुनिटी पाने का जो होड़ है, इस कारण से कंपटीशन होता है, और इस कारण से होता है ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स, ठीक। उसके बाद है एम्बिजियस गोल, अनक्लियर ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट रूम फॉर पर्सनल एजेंडा। अगर मान लीजिए अनक्लियर ऑब्जेक्टिव्स होगा, उसके कारण
ऐसा जगह बनता है कि पॉलिटिक्स हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी का अनक्लियर जो है सो ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन है, कोई मेंबर है, उसका अनक्लियर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन का या ऑर्गेनाइजेशन का ही अनक्लियर ऑब्जेक्टिव है, तो उस कारण से स्पेस मिलता है जहां आप पर्सनल एजेंडा को चला सकें। अब मान लीजिए क्लियर गाइडलाइन अगर होगा, तो क्लियर गाइडलाइन अगर किसी संगठन का है तो उस गाइडलाइन को फॉलो करना ही है, और जैसे ही क्लियर गाइडलाइन नहीं होगा तो लोग उसमें अपना दो ठो बात मिला करके नीचे वाले लोगों को पास कर देगा। जैसे मान लीजिए कि अब कोई भी काम हो रहा है, कोई प्रोडक्शन ही हो रहा है, उस प्रोडक्शन में क्लियर गाइडलाइन है कि ये पैरामीटर्स को फॉलो करना है। अगर मान लीजिए कि वो क्लियर गाइडलाइन नहीं होगा, किसी भी एंड पे किसी भी पॉइंट का गाइडलाइन क्लियर नहीं होगा, तो उस गाइडलाइन क्लियर नहीं होने के कारण क्या होगा, जो उस जगह पे उस चीज को लीड कर रहा होगा वो अपना एजेंडा उस पर लगा देगा। तो इसमें क्या है कि अगर गाइडलाइन क्लियर होता है तो एजेंडा अपना लगा ही नहीं पाता। तो ये बात है कि अनक्लियर ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट्स रूम फॉर पर्सनल एजेंडाज। ठीक, देखिए फैक्टर्स को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले है रिसोर्स का सिक्योरिटी, दूसरा बात है कि अनक्लियर गाइडलाइंस, ठीक है ना। तीसरा जो चीज है वो है हिरार्कियल स्ट्रक्चर, पावर डिफरेंसेस कैन इनकरेज इंडिविजुअल्स टू मैन्योर पॉलिटिकली। अब क्या है कि हर संगठन का एक हिरार्की बना हुआ है। अब हिरार्की बना है तो कोई ऊपर है, उससे नीचे कोई है, उससे नीचे कोई है, उससे नीचे कोई है। तो ये जो पावर का जो लेवल है, इस लेवल के कारण डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है, उस डिफरेंस के कारण पॉलिटिक्स हो जा रहा है, ठीक है ना। कि पावर डिफरेंसेस कैन इनकरेज इंडिविजुअल टू मैन्यूवर पॉलिटिकली, ठीक है ना, मतलब एक दूसरे को फिर पॉलिटिकली जो है सो लोग देखने लगता है। चौथा है कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स मतलब कोई किसी विशेष समुदाय का लोग है, किसी विशेष क्षेत्र का लोग है, धर्म का मानने वाला लोग है, तो उसमें पॉलिटिक्स हो जाता है। तो कल्चरल फैक्टर्स क्या है, कल्चर दैट रिवार्ड्स इंडिविजुअल सक्सेस ओवर टीम अचीवमेंट्स में फॉस्टर पॉलिटिकल बिहेवियर, ठीक है ना। ये जो है सो अगर मान लीजिए कल्चर रिवार्ड्स इंडिविजुअल सक्सेस ओवर टीम अचीवमेंट्स, ठीक है ना, टीम अचीवमेंट्स के ऊपर किसी एक का जो है सो अगर सक्सेस कोई कर पा रहा है तो वो जो है सो ये भी एक जो है सो पॉलिटिकल बिहेवियर। टीम में किसी एक का उन्नति हो गया तो उस टीम में फिर पॉलिटिक्स होगा कि आखिर इसका प्रमोशन कैसे हो गया, तो ये मामला है। पांचवा नंबर है चेंज एंड अनसर्टेनिटी ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिटिक्स ऑफरिंग इंटेंसिफाइज एज इंडिविजुअल्स ट्राई टू सिक्योर देयर पोजीशंस। अब जिस समय कोई बदलाव होगा, कोई चेंजेज होगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो चेंज और अनसर्टेनिटी होगा, उस समय पॉलिटिक्स होने का चांस होता है। ठीक, ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिटिक्स ऑफ टेंस इंटेंसिफाइज एज इंडिविजुअल्स ट्राई टू सिक्योर देयर पोजीशन। जैसे कोई बदलाव होगा तो हर आदमी चाहता है कि हम अपना जगह बनाए, हम अपना स्थान बनाए, और जैसे ही कोई बदलाव होगा हर आदमी चाहेगा अपना स्थान बनाए, तो उस समय क्या होगा, फिर पॉलिटिक्स होगा। तो ये है कि पॉलिटिक्स क्यों होता है। ठीक, अब इसके बाद फिर हम लोग समझते हैं कि पॉलिटिक्स होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो पॉलिटिक्स होगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। जैसे पॉलिटिक्स होगा तो एक दूसरे को दबाने की कोशिश होगी, तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करे और फिर कैसे मैनेज करे, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में समझते हैं, ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स स्ट्रेटेजी एंड प्रैक्टिसेस टू एड्रेस एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि सबसे पहले एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें क्या किया जाए, तो सबसे पहले एड्रेस किया जाए, ठीक है ना, पता किया जाए और रिजॉल्व किया जाए किसको, डिस्प्यूट्स को। ठीक, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में हम लोग क्या करें, तो सबसे पहले एड्रेस करें कि क्या डिस्प्यूट्स है, और उसके बाद उसको क्या करें, रिजॉल्व करें, ठीक है ना, इन अ वे दैट मिनिमाइज निगेटिव इम्पैक्ट एंड फॉस्टर पॉजिटिव आउटकम्स। ऐसे हम लोग मैनेज करें कि उसका जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो क्या हो, तो कम हो सके, मिनिमाइज हो सके, और उसका जो सकारात्मक प्रभाव है, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट अगर हो भी गया है तो उसका सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उस पर हम लोग बात करें। ओवर टाइम द अप्रोच टू मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैज इवॉल्व फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथड। समय के साथ पहले जो ट्रेडिशनल जो मेथड है उसके साथ जो है सो ऐसा नहीं वही चल रहा है। जो कॉन्फ्लिक्ट के मैनेज करने का जो मेथड है वो हम जो है सो क्या हुआ, इवॉल्व हुआ है विथ फोकस्ड ऑन suppressing and control to modern method which implies collaboration, dialogues and innovations। पहले क्या था कि या तो उसको दबा दें जो विवाद हुआ है उसको, या फिर उसको कंट्रोल कर लें। अब नया जो सिस्टम है उसमें क्या है
कि हम लोग ऐसा नहीं करें, कोलैबोरेशंस पे काम करें कि मिला जुला दें, ठीक है ना। उसके बाद ओपन जो है डायलॉग्स पे काम करें, अपने विचारों को रखें और इनोवेशंस पे काम करें, ठीक। अब देखिए हम लोग समझते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच टू कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का ट्रेडिशनल क्या अप्रोच था? पहला है फोकस ऑन अवॉइडेंस एंड सपर्सन, ठीक है ना, कि आप जो है सो सुपरसन्स मतलब जो है सो आप दबा दें चीजों को। कॉन्फ्लिक्ट्स वेयर व्यूड आर डिसरप्टिव एंड हार्मफुल रिक्वायरिंग एलिमिनेशंस, ठीक है ना। आप क्या करें, अगर लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है सो कैसा है, तो हार्मफुल है या डिस्ट्रक्टिव है, तो इसको क्या करें, तो आप एलिमिनेट करते हैं, कैसे भी कॉन्फ्लिक्ट को हटा ही दें, ठीक है ना। जैसे दो लोग अगर मान लीजिए विवाद हुआ, तो क्या करना है कि हाँ ठीक है, तुम दोनों विवाद के तुम दोनों हटो, बात खत्म। तो ये क्या हो गया कि जो है सो आप एलिमिनेट करने का मेथड हो गया। एम्फाइजिंग वाज ऑन अवॉइडिंग कन्फर्मेशन एंड मेंटेनिंग द स्टेटस कोड्स, मतलब आप इसको जो है सो इस चीज को ये अवॉइड करना कि हाँ क्या मामला था, नहीं था, चलो ठीक है, विवाद हुआ, कहानी खत्म, हटो। उसके बाद है अथॉरिटियन डिसीजन मेकिंग, मतलब जैसे कोई विवाद हुआ तो जो अथॉरिटी है वो निर्णय ले ले कि हाँ कौन सही है कौन गलत है। ये ट्रेडिशनल मेथड की हम बात कर रहे हैं। क्या कॉन्फ्लिक्ट वे रिजॉल्व बाय टॉप मैनेजमेंट, ठीक है ना। अथॉरिटी फिगर्स विदाउट मच इनपुट फ्रॉम दोज डायरेक्टली इन्वॉल्व, ठीक है ना। दोनों को की बातों को बहुत ही ज्यादा सुनने बिगड़ समझे बिगड़ क्या करना है, तो उस पर जो निर्णय है वो आप सुना दें। द सॉल्यूशन वाज ऑफ्टेन इम्पोज्ड प्रायोरिटाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्डर और ओवर इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शंस, मतलब इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शंस का कोई मतलब नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन ने जो निर्णय ले लिया वो निर्णय ले लिया, बात खत्म। तो ये है दूसरा मेथड, ट्रेडिशनल मेथड्स की हम बात कर रहे हैं। तीसरा जो है विन लूज पर्सपेक्टिव, मतलब एक जीतेगा और एक हारेगा, ऐसा पर्सपेक्टिव। क्या है कि रिजोल्यूशंस स्ट्रेटेजी ऑफ्टेन क्रिएटेड विनर्स एंड लूजर्स लीडिंग टू रिसेंटमेंट एंड पोटेंशियल लॉन्ग टर्म डिससैटिस्फैक्शंस। क्या है कि मान लीजिए जैसे सुना और कहा कि हाँ ठीक है ये गलत है ये सही है, उससे क्या हुआ कि लंबे समय तक जो जिसको मतलब एक सेटिस्फाइड उसको जवाब नहीं मिल पाया और लंबे समय तक वो डिससैटिस्फैक्शंस आंसर के साथ रहेगा। नेगोशिएशन और कंप्रोमाइज वाज रेयरली कंसीडर्ड, मतलब ऐसा नहीं है कि नेगोशिएशंस करके मामला को सुलझा दें या कॉम्प्रोमाइज, ऐसा नहीं। विन लूज मतलब या तो एक सही है एक गलत है, इसका निर्णय कर देना, ठीक। उसके बाद है रिजिड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, हैवी रिलायंसेस और रूल्स रेगुलेशंस एंड हियरार्कियल स्ट्रक्चर्स टू डिसाइड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, मतलब एक कमेटी बना दी, एक स्ट्रक्चर बना दिए कि कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा इस दोनों के बीच में तो ये देखेगा, इस दोनों के बीच में तो ये देखेगा, एक स्ट्रक्चर्स आपने तय किया। लिटिल रूम फॉर फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिएटिव पीपुल सॉल्विंग, मतलब इसमें क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें क्या है कि जो है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कोई जगह नहीं था और प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्रिएटिव वे में प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये मेथड नहीं था, ठीक। पांचवा जो नंबर था वो है लिमिटेड कम्युनिकेशंस। क्या है कि ओपन डिस्कशंस अबाउट कॉन्फ्लिक्ट वेयर डिस्करेज्ड, ऑफ्टन व्यूज एज इनसबऑर्डिनेशंस और डिसेंट, एम्प्लॉयज वेयर एक्सपेक्टेड टू कंफर्म विदाउट क्वेश्चनिंग अथॉरिटी। क्या कह रहा है कि आपको कम्युनिकेशन ही नहीं करना है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो ठीक है, आपको जो है सो जो सबऑर्डिनेट है, जो ऊपर का लोग है, उसके द्वारा जो निर्णय सुनाया जाएगा उस निर्णय को स्वीकार कर लेना होगा, ठीक। तो ये मेथड्स था। उसके बाद जो मॉडर्न जो अप्रोच है, ठीक है ना, टू कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, जो मॉडर्न अप्रोच है वो किस तरीके का है कि एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सबसे पहले जो है सो कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सेप्ट करना, ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्ट इज सीन एज नेचुरल एंड पोटेंशियली कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ। मॉडर्न जो मेथड है उसको हम लोग समझें कि कॉन्फ्लिक्ट जो है सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा आप समझ लीजिए। कोई ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, श्योरिटी है, ठीक है ना। तो एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, पहले एक्सेप्ट करें आप कॉन्फ्लिक्ट को। कॉन्फ्लिक्ट इज सेम एज अ नेचुरल एंड पोटेंशियल कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ। इट इज व्यूज एज अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, ये एक तरीके का क्या है, अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ का, इनोवेशंस का एंड बेटर डिसीजन मेकिंग का। जैसे अब कॉन्फ्लिक्ट किस चीज के लिए होगा, या तो ग्रोथ के लिए होगा या इनोवेशंस के लिए होगा या फिर बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए होगा। तो ये सबसे पहला चीज है कि आप एक्सेप्ट करें कि कॉन्फ्लिक्ट होगा और कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो उसको एक्सेप्टेंस होना चाहिए उसका, ठीक। दूसरा है कोलैबोरेटिव एंड पार्टिसिपेटिव मेथड्स, फोकस ऑन इन्वॉल्विंग ऑल पार्टीज इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स टू इंश्योर फेयरनेस एंड बाय इन।
ठीक है ना। क्या करें, तो फोकस करें कि जितना भी लोग इन्वॉल्व है उस सबको जो है सो डिस्प्यूट को सॉल्व करने में उस सबको इन्वॉल्व कराया जाए, और जिससे एक फेयरनेस जो है सो डिसीजन निकल के आएगा। सॉल्यूशन आर को क्रिएटेड, जो सॉल्यूशन है वो ऐसा नहीं है कि दो लोग का लड़ाई हुआ, कोई एक तीसरा निर्णय सुना दिया, वो सबको मिल करके एक कॉमन डिसीजन, चूंकि ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉमन डिसीजन है वहां तक लोगों को पहुंचना चाहिए। बैलेंसिंग इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल नीड, और ऐसा सॉल्यूशन लेकर के आए जो ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स को भी जो है सो फुलफिल करे और इंडिविजुअल को भी क्या करे, बैलेंस करे। तो ये चीज कैसे पता चलेगा, कैसे लेकर के आएंगे, तो जब आप को क्रिएटेड सॉल्यूशंस लेकर के आएंगे। तो सबसे पहला है कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सेप्ट करें, दूसरा है कि कोलैबोरेशंस और पार्टिसिपेटिव मेथड्स को फॉलो करें, कि लोग जो है सो इन्वॉल्व, जो लोग है वो कोलैबोरेट हो करके, और जो भी लोग है वो पार्टिसिपेट करके एक कॉमन गोल ओरिएंटेड और इंडिविजुअल को जो सेटिस्फाई करे, ऐसा आप डिसीजन लेकर के आए। इसके बाद जो है सो वो क्या है, विन विन पर्सपेक्टिव रखे, कि तुम भी जीतो हम भी जीते, ऐसा पर्सपेक्टिव रखे। मॉडर्न स्ट्रेटेजी एम फॉर म्यूचुअली बेनिफिशियल आउटकम्स वेयर ऑल पार्टीज फील सेटिस्फाई, मतलब दो लोग का अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ भी है तो अगर जो भी डिसीजन आए उससे दोनों लोग क्या हो, संतुष्ट हो। एम्फाइजेज ऑन क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंटीग्रेटिव सॉल्यूशंस, ठीक है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंटीग्रेटिव सॉल्यूशंस पे बात किया जाए। इसके बाद है फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टिव प्रोसेस को फॉलो किया जाए। ग्रेटर रिलायंसेस ऑन सिचुएशनल अप्रोचेस रेदर देन रिजिड पॉलिसीज, रिजिड पॉलिसीज को फॉलो नहीं करें, सिचुएशंस के अनुसार जो पॉलिसीज होगा उसको फॉलो किया जाए। टेलर्ड सॉल्यूशंस दैट कंसीडर्स द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट एंड द पीपुल इन्वॉल्व, क्या है कि जो है सो ऐसा सॉल्यूशंस आप लेकर के आए जो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट और जो पीपुल इन्वॉल्व है उसके रिगार्डिंग जो है सो फ्लेक्सिबल और जो एडेप्टिव सॉल्यूशन है वो निकल करके आए। इसके बाद जो 6th नंबर का चीज है वो एम्फेसिस ऑन कम्युनिकेशन, ओपन डायलॉग इन इनकरेज टू आइडेंटिफाई रूट कॉज एंड डेवलप शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो उसका रूट कॉज क्या है, क्यों हुआ है, तो उसको वो तब पता चलेगा जब आप ओपन डायलॉग को जो है सपोर्ट करेंगे, जो ओपन कम्युनिकेशंस है उसको सपोर्ट करेंगे। टेक्निक्स लाइक एक्टिव लिसनिंग, मेडिटेशंस एंड नेगोशिएशंस आर वाइडली यूज, जो आपको इस्तेमाल करना है वो क्या है, एक्टिव लिसनिंग को, मेडिटेशंस को और नेगोशिएशंस को जो है सो वाइडली यूज करना है। 6th नंबर जो चीज है वो क्या है, फोकस ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस पे फोकस करें। रिकॉग्नाइजिंग द रोल ऑफ इमोशंस इन कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रमोटिंग एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। फोकस ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस पे फोकस करें। रिकॉग्नाइजिंग द रोल ऑफ इमोशंस इन कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट में इमोशंस का क्या रोल है, एंड प्रमोटिंग एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक। लीडर्स एंड टीम्स आर ट्रेन्ड टू मैनेज इंटरपर्सनल डायनामिक्स इफेक्टिवली, लीडर्स या फिर जो टीम के लोग हैं उसको इस तरीके से ट्रेंड किया जाए कि वो इंटरपर्सनल डायनामिक्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सके। इसके बाद 7वां नंबर जो चीज है वो क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है ना। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट इन क्रिएटिंग कल्चर्स ऑफ ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड कोलैबोरेशन टू रिड्यूस द लाइकहुड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ऐसा आप कल्चर ही बनाए कि कॉन्फ्लिक्ट कम हो, ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्ट होगा ठीक है, लेकिन आप ऐसा कल्चर बना सकते हैं जिस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आप एक ऐसा कल्चर बनाने में इन्वेस्ट करें जो कल्चर बेस्ड हो ट्रस्ट पे, रिस्पेक्ट पे और कोलैबोरेशन टू रिड्यूस लाइकलीहुड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो, ठीक है ना। प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी बनाएं, प्रोएक्टिव मतलब पहले कॉन्फ्लिक्ट होने से पहले ही आप स्ट्रेटेजी बनाएं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हम कैसे उसको मैनेज करेंगे। प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी सजेस्ट टीम बिल्डिंग, आप अच्छा टीम बनाएं, एंड लीडरशिप डेवलपमेंट एम टू एड्रेस पोटेंशियल इशू बिफोर दे एस्केलेट, मतलब पहले से ही आप प्रिपेयर रहें कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कैसे आप उसको रिजॉल्व कर सकें। तो इतना हम लोग समझे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करें। अब फिर हम लोग डिसफंक्शनल ये सारी चीज़ों को फिर नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। ओके, थैंक यू।